जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर, आपका स्वागत है इंदो डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पॉलिटी लेक्चर 2 करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए। क्वेश्चन आंसर सीरीज है, सारी पॉलिटी क्रैश कोर्स है, जिसमें हम समझेंगे भी साथ साथ में आर्टिकल। और अगर आपको पॉलिटी का किसी भी पार्ट में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, तो हम उसके लिए एक पर्टिकुलर लेक्चर आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, समझें और बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये पूछना चाह रहा है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन 1, be a citizen of India, have completed 30 years of age, should not hold any office of profit। तो ये चीज हो गई, 3 चीजें इसमें पूछी गई है। क्या वो भारतीय सिटीजन होने चाहिए, have completed 30 years of age और should not any office होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसमें ए में 1 and 2 है, बी में 2 and 3 है, सी में ऑल ऑफ दीज है और डी में 1 और 3 है। तो इसमें से आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 30 ईयर्स है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है 35 ईयर्स। और प्रॉफिट ऑफ ऑफिस के साथ साथ वो इनसॉल्वेंट भी नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है। और क्या नहीं होना चाहिए इंसॉल्वेंट के साथ साथ? कोई प्रॉफिट ऑफ ऑफिस होल्ड नहीं होना चाहिए, कोई डिस्प्यूट ना हो, या प्रोक्लेम्ड, जिसे हम कहते हैं प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल ना हो, ये चीज है। ठीक है, शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब बात होती है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनका इलेक्शन कैसे होगा, उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगा। इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। इसमें क्या होता है? ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसमें 50% प्लस 1 वोट जिसको मिलता है वो विनर हो जाता है। सेम एज ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। जो भारत के राष्ट्रपति जी का जैसा इलेक्शन होता है सेम इनका वैसा ही है। प्लस कोई भी डिस्प्यूट है अगर, तो वो कौन हियर करता है? ये आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये चीज आपको क्लियर हो गई है अभी तक। तो ये कुछ चीजें जो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। इनका इलेक्शन जो है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। 50% प्लस 1 वोट जिसको वो विनर है। और अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि हमारे इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन है सेम ऐसा इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट है इलेक्शन के रिगार्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट हियर करता है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसमें एक चीज है, अगर यहाँ टाई होता है या डेडलॉक लगता है इलेक्शन में, तो कास्टिंग वोट किसका होगा? लोकसभा स्पीकर का। लोकसभा स्पीकर का कास्टिंग वोट होगा। मतलब इस इलेक्शन में लोकसभा स्पीकर वोट नहीं करते। अगर इधर टाई हो रहा है तो कौन वोट करेगा? लोकसभा के स्पीकर करेंगे। यह चीज आप अच्छे से याद रखें। अब आ जाते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 पे। Which of the following statement about the vice president of India are not correct? ये क्वेश्चन को हमेशा आप पेपर में भी अच्छे से पढ़े। कई बार क्या होता है, आप इतने एक्साइट हो जाते हो खुशी में कि आप ये ध्यान देना भूल जाते हो कि नॉट करेक्ट मेंशन है, बल्कि नॉट करेक्ट मेंशन है। आप क्या पढ़ते हो ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट अबाउट, अच्छा वाइस प्रेसिडेंट डेटा कर, अच्छा करेक्ट, ऐसे में आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो इसलिए
ऐसे क्वेश्चन पे वहां सर्कल मार्क कर ले, जब भी आप पेपर दे तो वहां पेंसिल जो आपकी होती है उससे सर्कल मार्क कर ले नोट पे, जिसमें जब भी आप आंसर मार्क करने के पहले एक बार अच्छे से पढ़े क्वेश्चन। तो चलिए चालू करते हैं आज का। इन ऑर्डर टू बी अ वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल कौन सा आप बताएं। अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन सीक इलेक्शन टू दैट ऑफिस। The term of the office of the vice president is the same as that of the president. He can be removed through a formal impeachment. Are not correct है। तो आप खुद सोचिए, क्या वाइस प्रेसिडेंट को क्वालिफाइड होना चाहिए हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा के लिए? ये तो गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन सही है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है ना, ये ऑप्शन सही है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इसमें वोट करते हैं, हाँ जी करते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस पे हाँ सेम है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ही कैन बी रिमूव्ड थ्रू द फॉर्मल इम्पीचमेंट, फॉर्मल इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। आप खुद सोचे कि एक रूल है ना रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट का, कि पहले राज्यसभा में आएगा प्रोक्लेमेशन, फिर वहां से 50% से वो पास होना चाहिए, कौन सा इफेक्टिव मेजॉरिटी से, फिर वो जब वहां से पास होगा तो लोकसभा में आएगा और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, ये रूल है। तो सबसे पहले राज्यसभा में आएगा, फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं है ये। तो एक चीज हम समझे कि इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे आज के थर्ड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट को हमें पढ़ के आंसर देना है। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेसिफिक प्रोसीजर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन है कि सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैसे होगा। बहुत अच्छे से याद रखें, आर्टिकल 74 सेकंड ऑप्शन, आर्टिकल 74 says that prime minister shall be appointed by the president। क्या ये हो सकता है? सोचिए। The term of prime minister is not fixed and he hold office during the pleasure of the president। ये बात भी हो गई। अब इन तीनों में से आप खुद, जैसे कि अभी हमारी जो सीरीज चल रही है, हम आपको सारा लक्ष्मीकांत पे से चल रहा है, वर्ड टू वर्ड हम लक्ष्मीकांत में से ही कर रहे हैं। तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यानपूर्वक रखें और आगे भी जो लेक्चर आएंगे वो इसी पे बेसिस रहेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेंट्स कहीं भी कुछ भी गिवन नहीं है कि भाई सिलेक्शन ऐसे होगा प्राइम मिनिस्टर का, है ना, या अपॉइंटमेंट होगा, ये सब मेंशन नहीं है। अब यहां आर्टिकल 74 नहीं, आर्टिकल 75 होता तो ये करेक्ट हो जाता, अपॉइंटमेंट shall be appointed by the president। आर्टिकल 75 क्या कहता है? अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया shall be appointed by the president। बस ये है, कोई प्रोसीजर वहां नहीं है कि ऐसे स्पेसिफिक होना चाहिए तो होगा। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखें। द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स, सही बात है, ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे कि हम जब प्राइम मिनिस्टर का टर्म पढ़ते हैं तो वहां 5 years एंड नॉट फिक्स्ड लिखा आता है, ये चीज तो आपको पता ही होगा। और ये कहां मेंशन है? यहां आर्टिकल गलत दे दिया है। इसमें अगर हम आर्टिकल को 75 अगर हमें इस ऑप्शन में गिवन होता तो हम मानते कि ये सही है। आर्टिकल 75 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कुछ नहीं।
आप चीज, अब एक चीज यहां से एक चीज हमेशा याद रखना, कभी वो पूछ ले कि भाई भारतीय या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि जो भारत में जो मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है उसका ही लीडर प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मेंशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर के पार्ट में। वहां सिर्फ 75 में ये गिवन है, अ प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो अब यहाँ का आंसर बताने का टाइम है। तो इसमें जो आंसर है आपको पता ही है, थर्ड वाला सही है, ए ऑप्शन, ओनली 3 इज करेक्ट। बाकी क्यों गलत है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और कहीं भी कोई दिक्कत जाए तो आप बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट में, सॉरी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में अगर आपको दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम उस पे एक आपके लिए डेडिकेटेड लेक्चर अपलोड कर देंगे जिससे आपको हेल्प हो सके। तो अब चलिए आज का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। यहां भी क्या पूछा उन्होंने, इनकरेक्ट पूछ लिया, ये ध्यान रखें। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द अदर मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या बोलता है, क्या बोलना चाह रहा है ये, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, द मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट आर मेंबर ऑफ द कैबिनेट एंड अटेंड द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट ऑफ देयर ओन under one constitution, under our constitution there is no bar to appointment of a person from outside the legislature as a minister. The salaries and the allowance of ministers shall be such as president may from the time to time by a law determine. अब इसमें से नॉट करेक्ट पूछा गया है। पहला वाला तो सही है कि प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट होते हैं, चलो ये गलत हो गया कि भाई इनकरेक्ट पूछा है ना, तो हमें जो इसमें करेक्ट होगा वो हमारे लिए गलत होगा। तो ये तो करेक्ट है तो हमारे लिए गलत है। अब दूसरा क्या, स्टेट के मिनिस्टर भी पार्ट होते हैं कैबिनेट के, सेंट्रल कैबिनेट के नहीं होते ऑब्वियसली, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो बैरियर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम, हाँ कोई बैरियर नहीं है, लेजिस्लेचर से आप कोई भी मिनिस्टर नियुक्त कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए गलत हो गया। द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच एज प्रेसिडेंट, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये हमारे लिए सही होगा। मतलब इसमें जो आंसर होगा हमारा वो डी ऑप्शन होगा 2 और 4। क्यों, क्योंकि जो मिनिस्टर्स की सैलरी जैसे इंडियन पीएम की सैलरी है इक्विवेलेंट टू एमपीज है, तो इनकी भी एमपीज के बराबर है, कोई विशेष सैलरी इनको अलग से नहीं दी जा सकती। तो आज का क्वेश्चन 5 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। फिर से एक और क्वेश्चन आता है इनकरेक्ट का। आज शायद हमें लग रहा है जो हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले हैं उनने हमें इनकरेक्ट की सारी सीरीज दे दी है कि आज से आप फोकस्ड करें इनकरेक्ट पे, जिसमें जो अभी एग्जाम है सीडीएस का और सारा एनडीए का, उसमें आपके हमारे जो भी यूट्यूब पर ये चैनल देख रहे हैं उनके दिमाग में ये सेट हो जाए कि जब जब इनकरेक्ट आएगा तो आप ऐसा सर्कल मार्क कर दोगे जिसमें आप क्वेश्चन गलत नहीं करो। ऐसा मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है कि बच्चे ये वाला क्वेश्चन हड़बड़ी में जब उनसे आ रहा होता है वो गलत कर देते, तो ये चीज आप अच्छे से याद रखें। द प्राइम मिनिस्टर कैन अपॉइंटमेंट एनी पर्सन एज अ मिनिस्टर, इनकरेक्ट बताना है, हमें ध्यान रखना आप इस चीज का। द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स एंड रीशफल वेरियस पोर्टफोलियो अमॉन्ग द मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिस्कशन या डिसीजन, डिसीजन। The Prime Minister can bring about the collapse of the Council of Ministers by resigning from office. Can bring about the collapse of, क्या हो सकता है इसमें से, तो इसमें से ये जो ऑप्शन है ये हमारा गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। 2 और 3 और 4 कहाँ दे रखा है, 2 और 3 और 4 ये दे रखा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस वन।
तो आप ये चीज ध्यान रखें। अब जैसे यहाँ जो भी बच्चों को पता होगा वो रीशफल करता है, मिनिस्ट्री बांटता है ना, पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर, ये चीज करता है। तो इनकरेक्ट पूछा उनने, है ना, ये तो करेक्ट है हमारे लिए। क्या कहना पॉइंट, यहाँ सिर्फ रीशफल करता है, एलोकेट नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस, नहीं अपने वो इन्फ्लुएंस नहीं करता डिसीजन। जब सारी कैबिनेट पूर्ण बहुमत से कोई फैसला लेती है तो प्रेसिडेंट उसे मानता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कैन ब्रिंग, अब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे तो इसका क्या मतलब, प्राइम मिनिस्टर जाके बताएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस, नहीं, सरकार गिर जाएगी अपने आप। तो आज का 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट इज appointed by the Speaker of Lok Sabha. The Committee of Public Account comprise the member of Lok Sabha, member of Rajya Sabha and few eliminate person of industry and trade. मतलब ये पब्लिक अकाउंट पे से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पब्लिक अकाउंट की जो कमेटी है वो कैसा क्या काम करती है। तो चलिए अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, तो इधर आंसर आएगा ए। अब बात हो जा रही है जैसे कि ये सर गलत क्यों है, मेंबर ऑफ राज्यसभा लोकसभा तो रहते हैं, पर ये जो एंड में ने लाइन जोड़ी इंडस्ट्री एंड ट्रेड वाली ये नहीं रहते। अब सबसे पहले और पब्लिक अकाउंट कमेटी कब हुई थी, 1921 में लागू, जो कि 1919 में कहा गया था, ये बहुत अच्छे से याद रखें। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है, टू एग्जामिन the audit report of CAG, रिकॉर्ड कैग के ये रहते हैं। टोटल मेंबर इसमें 27 रहते हैं, जिसमें से 20 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। ये आप याद रखें, 20 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से। सॉरी टोटल 22 मेंबर होते हैं, जो कि 15 मेंबर लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। और थोड़े फ्लुएंसी में गड़बड़ी होगी, सॉरी उसके लिए। ये याद रखें, 22 मेंबर टोटल होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से, ये बहुत अच्छे से याद रखें। और इसमें एक चीज होती है, इसका जो लीडर होता है, किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है ना। तो अब पब्लिक अकाउंट कमेटी पहली बार कब सेटअप हुई थी भारत में, 1921 में, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। ये चीज हो गई बैकग्राउंड की, यहां से आप याद रखना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है। अब मेंबर्स की बात आती है कि राज्यसभा लोकसभा के दोनों जगह से मेंबर, टोटल मेंबर 22 होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से। पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट का काम क्या है, ये एग्जामिन करती है ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। अब इस कमेटी का वह पब्लिक अकाउंट का हेड कौन होता है, वो होता है ऑपोजिशन का लीडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 7th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 75 थोड़ी देर पहले, तो आपको ये पता ही होगा। मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स आर फॉलो, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, सही है। द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस was tendered by ministers to the president shall be inquired into any court. The salaries and the allowance of ministers shall be determined by the parliament. ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों पॉइंट गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 and 2। 1 and 2 कहां मेंशन है, ऑप्शन बी में। क्या उनकी एडवाइस के
फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचे, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, आप एडवाइस राष्ट्रपति को दे रहे हैं, तो क्या वो एडवाइस के लिए कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाएगा? मतलब आप लोग कोर्ट जा सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको एडवाइस ही नहीं पता। तो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहां कॉमन सेंस की बात आती है, कॉमन सेंस से आप कर सकते हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यहां क्या पूछा है? यूनियन गवर्नमेंट की बात है, मतलब पार्ट कौन सा बताइए, पार्ट कौन सा है यूनियन गवर्नमेंट का? चलो ये मैं छोड़ता हूँ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से पार्ट में आता है यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 4 या पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रोवाइड्स दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर shall compromisely द सिटिंग मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमने पहले पढ़ रखा है। ओनली यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ऐसा कुछ है? नहीं है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन नीदर एंड नीदर वन नॉट टू, दोनों ही गलत ऑप्शन है। तो इस वजह से हम टिक कर देंगे। चलिए 9th क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। किचन कैबिनेट इज एन अ फॉर्म ऑफ formal body consisting of the prime minister and few of his influential colleagues। हाँ, हो सकता है। किचन कैबिनेट इज composed of not only cabinet minister but also outsider like friends, family members and prime minister। हाँ, हो सकता है। किचन कैबिनेट कुछ नहीं होता है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर ने एक अलग से कलीग की टीम बना ली, तो उसको क्या कहा? किचन कैबिनेट। तो इसमें ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, बोथ आर द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अ बिल रेफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी पास्ड बाय। अगर ज्वाइंट सिटिंग है तो पार्लियामेंट का बिल कैसे पास होना चाहिए? सिंपल मेजोरिटी से। ये तो आपको भी पता है। चलिए, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये सारी चीजें फैक्चुअल है। 11th, द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। जब गवर्नर साहब ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, गवर्नर साहब की जब ओथ होती है तो कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, तो उसी प्रकार से जब गवर्नर की होगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेंगे। प्रेसिडेंट की कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन वोट दिलाएगा? प्रेसिडेंट। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी प्रेसिडेंट साहब, लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर साहब, सॉरी। तो ये चीजें आप याद रखें, ये मैंने बता दिया। अब चलिए आगे, 12th क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज अ कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज। हो सकता है, चलिए मेरे हिसाब से हो सकता है, मैंने टिक किया। द डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाँ, हाई कोर्ट के जज से, सीजीआई से ही कंसल्ट करके गवर्नर साहब नियुक्त करते हैं। अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी एन एडवोकेट और अ प्लेडर ऑफ 7 years स्टैंडिंग और मोर और एनी ऑफिसर इन जुडिशियल सर्विसेज ऑफ यूनियन और स्टेट। हाँ, ये है, मेंशन है। व्हेन अ सेशन जज अवॉर्ड्स दैट सेंटेंस इट मस्ट बी कंफर्म्ड by the high court before it is carried out। हाँ, तो इसमें 4 ऑप्शन सही है, तो इसका जो करेक्ट होगा डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ये भी ये सारी चीज डिस्ट्रिक्ट जज का जो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें क्रिमिनल एक तो कोर्ट की, तो सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं सबसे हेड होते, बड़ा होता वहां पे। डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किसकी कंसल्टेंसी पे? हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की कंसल्टेंसी पे। अब अपॉइंटमेंट के एलिजिबल है 7 साल का तो वकील होना चाहिए, उससे ज्यादा का 7 years का। उनके पास लॉ का
प्रोफेशन होना चाहिए, जुडिशियल सर्विस में रहा होना चाहिए वो यूनियन या स्टेट की, तो ही वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज बन सकता है। अब फोर्थ कि भाई अगर सेशन जज किसी को मृत्युदंड का प्रधान सजा देते हैं तो वो कंफर्म होनी चाहिए हाई कोर्ट के द्वारा, उसके फांसी के पहले हाई कोर्ट उसे कंफर्म कर दे। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है हमारे लिए। आपको अगर चलिए 13 क्वेश्चन के पहले एक सेकंड का ब्रेक। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल करते रहे और इसको प्रमोट करें, और आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम और अच्छे से काम कर सकें हमारी डेडिकेशन से, जिसमें हमारी टीम आपको जो भी आपका वीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट में बताएं। मैं पर्सनली कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ, हमारे सारे टीचर कमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें हम कोशिश करेंगे जो आपका वीक है उसके लिए अलग से डेडिकेटेड लेक्चर बना दो सब्जेक्ट के लिए, इस टॉपिक के लिए। तो मैं वेट करूंगा कि आप कमेंट जरूर करें। हु डिसाइडेड द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट? कौन डिसाइड करेगा नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? एक ही है भारत के, प्रेसिडेंट साहब, उसके अलावा और कोई नहीं। पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा से बन के मिलते तो उसे हम पार्लियामेंट कह देते। स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा या विधान परिषद होती है ना, ये तो आपको कल ही बताया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Which of the following offices is held during the pleasure of the president of India? किसके प्लेजर के टाइम? सीधे सिंपल है, अगर भारत के राष्ट्रपति पद पे है तो उस टाइम उस दूसरा कौन सा ऐसा पद है जो उनके होते हुए प्लेजर होता है या उनको नियुक्ति की पावर रहती है कि जब तक भारत के राष्ट्रपति महोदय है तब तक हम भी नियुक्त है। तो इनमें से कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, उनकी भी एक एज दी गई है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी नहीं, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट। एज क्या है चीफ जस्टिस की? 65 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स, यही है? नहीं, ये नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? सॉरी, सी, गवर्नर ऑफ स्टेट। Which amendment bill proposed the grant of statehood of Delhi? NCT की बात हो रही है, नॉट NCR। तो आप इन दोनों का डिफरेंस कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कौन सा है? 69th अमेंडमेंट बिल, याद रखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब यहां गवर्नर की बात हो रही है क्वेश्चन में। टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर वन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 45 ईयर्स। ऐसा 45 ईयर्स, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। द गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, अभी अपन ने 2 क्वेश्चन पहले ही किया था, दिस इज द करेक्ट वन। आफ्टर द कंप्लीटिंग 5 ईयर इन ऑफिस द गवर्नर कैनॉट कंटिन्यू होल्ड द ऑफिस इवन व्हेन हिज सक्सेसर हैज नॉट एंटर्ड अपॉन हिज। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा ना, जब तक प्रेसिडेंट साहब 5 ईयर्स भी कंप्लीट होते हैं और कोई सक्सेसर नहीं है तो वो गवर्नर कैरी ऑन करता है। अगर सक्सेसर आता है तब वो रिमूव होते। द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड टू द गवर्नर। सही बात, एक्सिक्यूटिव पावर किसके पास है? गवर्नर साहब के पास है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 2 and 4। तो इसमें क्या है? 2 and 4। आज तो गवर्नर साहब के, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट और पीएम के हमने बहुत सारे पॉइंट कंप्लीट किए हैं, मेजर। एज रिगार्ड टैक्स प्रोसीड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज। अब भाई टैक्स प्रोसीड के लिए क्या है? लेफ्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ये कल हमने करा था। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना।
यहीं से आ गया क्वेश्चन कल का जो हमने किया था। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट असेंबली, मतलब विधान परिषद की बात हो रही है। कैन बी अबॉलिश्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल नहीं। डिसॉल्व नहीं होती, बिल्कुल गलत। नीदर एंड नॉर। सेम एज राज्यसभा, विधान परिषद के पास आप एक चीज समझे, सेम एज राज्यसभा। अगर इसे डिसॉल्व करना है तो इसकी पावर जो है वो सिर्फ भारत के पार्लियामेंट के पास है और किसी के पास नहीं है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन पॉलिटी। चलिए देखते हैं ये भी। इन इंडिया द स्टेट कैन नॉट हैव मोर देन 525 मेंबर इन इट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा कुछ नहीं है। To be the member of state legislative assembly, a citizen must not be less than 25 years of age. This is the correct answer. तो इसमें एक गलत है, सेकंड सही, ऑप्शन 2 is correct. 20. A person who is arrested or detained in police custody has to be proceed before the nearest magistrate within 24 hours plus traveling time included. ये ध्यान रखें आप, है ना। 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहता है और ट्रेवलिंग टाइम इंक्लूड होता है उसमें 21। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया इज डिसॉल्व्ड इन मिड टर्म। ये याद रखें, मिड टर्म। द स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस टिल द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब, अगर लोकसभा भंग होती है वो तब तक वहां कंटिन्यू करते हैं जब तक नया लोकसभा स्पीकर नियुक्त न हो जाए, या तो यहां बात चल रही है भारत लेजिस्लेटिव असेंबली की, मतलब विधान सभा की। When the Speaker of Legislative Assembly resigns, he addresses his letter to the Deputy Chairman of the Assembly. सही बात है, both are correct, 1 and 2. अब जैसे चेयरमैन ऑफ द असेंबली, डेप्यूटी चेयरमैन, अगर वो मौजूद नहीं है तब वो किसी और को देते हैं। किसको देते, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। कुछ क्वेश्चन ऐसे कि आप भी तो जरा हमारे साथ एक्टिव रहे, ऐसा लगे तो इंटरेक्शन चल रहा है हमारा और आप सभी का, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे और चैनल को शेयर जरूर करें। द नंबर ऑफ रिट्स कैन बी पेड एंड इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कितने प्रकार की रिट्स है जो कि इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा? 5 प्रकार की, ठीक है। और इसमें वाइडर एस्पेक्ट किसका होता है? हाई कोर्ट के पास वाइडर पावर होती है रिट्स की, ठीक है। अगर आपको रिट्स समझ में नहीं आई हो तो हम रिट्स के लिए अलग से एक डेडिकेटेड लेक्चर बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, कल वाला क्वेश्चन आ गया। इट इज क्लियरली प्रोक्लेम्ड इन, कहां दिया है सेक्युलर स्टेट? कल ही बताया था, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। डीपीएसपी हम कर चुके हैं, पार्लियामेंट हम कर चुके हैं, 9 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हम देख चुके हैं कल। 24, हु होल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया? यूएसए से। यहीं से एक चीज याद कर लो, इन इंडिया द पार्लियामेंट द मिनिस्टर ऑफ लॉ, नहीं। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, हाँ सही बात है, ओनली सुप्रीम कोर्ट नहीं। जुडिशियल रिव्यू की पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है, ये चीज याद रखना आप। आज का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द स्टेट इन इंडिया। 6th month shall not intervene between the last sitting of the state legislature and the first sitting of next session। सही बात है भाई, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए फर्स्ट सिटिंग और लास्ट सिटिंग या न्यू सिटिंग में,
ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, मतलब विधानसभा या विधान परिषद के लिए, आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन द स्टेट असेंबली द गवर्नर हैज टू एड्रेस द स्टेट असेंबली ऑन द वेरी फर्स्ट सिटिंग एंड सो ऑल्सो द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। हाँ बिल्कुल सही बात है कि गवर्नर साहब को पहली सिटिंग कोई भी इलेक्शन के बाद की करनी, सिटिंग करते, एड्रेस करते, और हर साल की जो पहली सिटिंग होती है उसको भी एड्रेस कौन करता है? गवर्नर साहब। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन? बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब आज यहां से हमने आज के क्वेश्चन कर लिए खत्म, ठीक है। अब जैसे आप जब भी पीएम पढ़े, पीएम, तो आर्टिकल 74, 75 और 78 ये कुछ आर्टिकल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ये पढ़ लें। अब सबसे अच्छी बात है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये तीन लोग। अब जो पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है वही सेम पावर 90% पावर, नॉट कंप्लीट पावर, 90% पावर गवर्नर के पास है स्टेट में। ये आप ऐसा डिफरेंस याद कर ले। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, इनके इलेक्शन सेम है दोनों के, ओथ टर्म नहीं, रिमूवल हाँ, ठीक है, इनको सैलरी मिलती है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, ना कि वाइस प्रेसिडेंट की। ये कुछ चीजें गवर्नर साहब के लिए आपको याद करना है, तो प्रेसिडेंट की पावर याद करें, क्या कर सकते प्रेसिडेंट साहब, क्या नहीं कर सकते, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी टाइप के जो गवर्नर साहब है, गवर्नर साहब किस के अंडर में कौन है? सीएम, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपको इस सब पे एक पूरा लेक्चर चाहिए हो तो आप बिल्कुल बताइएगा, तो एक लेक्चर मैं ला दूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट साथ में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।